बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर से, जहां 2 एसीपी के कार्य क्षेत्र बदले गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां 2 एसीपी के कार्य क्षेत्रों में बदलाव किया गया है। एसीपी बाजार खाला धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी को एसीपी मलिहाबाद बनाया गया है। इसके अलावा एसीपी मलिहाबाद वीरेंद्र विक्रम सिंह को एसीपी बाजार खाला बनाया गया है। यानी कि एक दूसरे के साथ इन लोगों के कार्य क्षेत्र बदले गए हैं, जहां पर 2 एसीपी हैं जिनके कार्य क्षेत्रों में बदलाव हुआ है। आपको बता दें कि यहां पर एसीपी बाजार खाला धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी को एसीपी मलिहाबाद बनाया गया है, तो वहीं एसीपी मलिहाबाद वीरेंद्र विक्रम सिंह को एसीपी बाजार खाला का चार्ज दिया गया है। राशिद आरिफ हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राशिद, जानकारी चाहेंगे, जो 2 एसीपी है जिनके कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है, वजह क्या सामने आ रही है? नहीं, देखिए, आपको बता दूं कि लगातार लखनऊ में ट्रांसफर का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव से पहले कहीं अधिकारियों के ट्रांसफर नहीं हुए थे, वहीं लोकसभा चुनाव के बाद अब लगातार आईएएस आईपीएस सभी अधिकारियों के ट्रांसफर हो रहे हैं। वहीं लखनऊ की कानून व्यवस्था को देखते हुए जो है ट्रांसफर हुए हैं। अगर बात की जाए लखनऊ की, तो एसीपी बाजार खाला धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी को मलिहाबाद का भेजा गया। वहीं मलिहाबाद के जो एसीपी थे विक्रम सिंह, उनको बाजार खाला भेज दिया। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये ट्रांसफर जो है इसी तरह से हो रहा है क्योंकि कानून व्यवस्था मजबूत रहे, किसी तरह की कोई भी जो है विवाद के हिस्से ना उत्पन्न होगा, इसी को लेकर लगातार लखनऊ में ट्रांसफर का दौर जारी है। जी, क्या इसके अलावा और भी अधिकारी हैं जिनका ट्रांसफर होना यहाँ पर तय है? नहीं, देखिए, आपको बता दूं कि सुबह से अगर बात की जाए तो अब तक के उप निरीक्षक है या कांस्टेबल की बात की जाए तो लंबी कतार है। चाहे पश्चिम की बात की जाए, चाहे उत्तरी की बात की जाए, इनके ट्रांसफर में उसी को लेके अब 2 एसीपी के थाना क्षेत्र जो है वो बदले गए। और कहीं ना कहीं ये आशंका भी जताई जा रही है कि अभी और ट्रांसफर होना बाकी है, क्योंकि देखिए लखनऊ में काफी लंबे समय से भी थाना इंचार्ज हो या एसीपी हो अपनी अपनी जगह पे जमे हुए थे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनका ट्रांसफर नहीं हो पाया था। अब इसी के लोकसभा चुनाव के बाद लगातार ट्रांसफर का दौर जारी है और ये माना भी जा रहा है कि अभी और अधिकारियों के ट्रांसफर होना बाकी। जी, बहुत शुक्रिया राशिद जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां बीजेपी युवा मोर्चा के विक्रम रॉय गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी युवा मोर्चा के विक्रम रॉय को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ एटीएस ने विक्रम रॉय की गिरफ्तारी की है। विक्रम रॉय पर फर्जी आईडी कार्ड बनाने का आरोप है। बांग्लादेशियों को सीमा पार कराने का भी यहां पर आरोप इन पर लगा है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य हैं विक्रम रॉय, जिनकी गिरफ्तारी हुई है और लखनऊ एटीएस ने ये गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि विक्रम रॉय पर फर्जी रूप से आईडी कार्ड बनाने का आरोप है और बांग्लादेशियों को सीमा पार कराने का भी इन पर आरोप लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां राजधानी लखनऊ में लखनऊ एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बीजेपी युवा मोर्चा के विक्रम रॉय को गिरफ्तार किया है और इनकी गिरफ्तारी हुई है फर्जी आईडी कार्ड मामले में, जिसमें आरोप इन पर लगा है कि फर्जी रूप से आईडी कार्ड बनवाते थे और यहां तक कि इन पर यह भी आरोप है कि बांग्लादेशियों को सीमा पार कराने में भी इनका हाथ था। तो ये जो कार्रवाई है वो यूपी एटीएस द्वारा की गई है। लखनऊ एटीएस ने कार्रवाई करते हुए बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य विक्रम रॉय को गिरफ्तार किया है। और हमारे यूपी हेड प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जानकारी चाहेंगे, जो गिरफ्तारी हुई है, कौन ये शख्स है और क्या आरोप इन पर लगाए गए हैं? देखिए, बंगाल भाजपा युवा मोर्चा के अधिकारी हैं और इन्होंने जो है इनके ऊपर आरोप अभी जो लगे हैं वो ये है कि इन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को जो है अवैध रूप से उनका पासपोर्ट वगैरह रेडी करवाया था, कागजात बनवाने में मदद की थी। फिलहाल पूछताछ जारी है। लखनऊ से गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि ये मामला पूरा पश्चिम बंगाल का है
गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश से हुई है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में पूछताछ के बाद एटीएस इनसे पूछताछ करेगी, फिर उसके बाद इनके ऊपर न्यायिक जो मामले हैं वो चलाए जाएंगे। जी, एक और तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि रोहिंग्या को यहाँ पर जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको रहने नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के जो युवा मोर्चा के विक्रम रॉय है उन पर आरोप है। किस तरीके से पार्टी एक्शन ले सकती है इन पर? देखिए, ये अभी जांच का विषय है। जांच आने के बाद ही इस विषय में कोई निर्णय है वो हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से इस अनुशासन से जुड़ी हुई कार्रवाई हो सकती है, इनको पार्टी से बाहर किया जा सकता है। अभी फिलहाल ये किस पद पर है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा में जुड़े हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी के लिए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ स्थित लोक भवन में हुई योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट में यूपी एग्रीगेट नीति 2024 को मंजूरी दी गई है, तो वहीं कृषि विकास दर को दोगुना करने के लक्ष्य पर सहमति बनी है। कैबिनेट में कृषि विकास दर को 20% करने के लक्ष्य पर मुहर लगी है। आज पशुधन विभाग के 2 मंत्रिपरिषद के समक्ष अनुमोदन को लाए। पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार नीति व उत्तर प्रदेश चारा नीति 2024 और 2029। किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से ही नहीं होगी, पशुपालन भी इस आय में वृद्धि करने का काम करता है, पशुपालन से होगी। उत्तर प्रदेश कृषि परिक्षेत्र विकासोन्मुख बाजारी गतिशीलता को समेटे हुए नित्य नए नए उन्नयन की संभावनाओं को मूर्त स्वरूप देने की ओर अग्रसर है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कुक्कुट आहार एवं मत्स्य आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिससे संतुलित आहार की कमी से जुड़े जोखिम को कम किया जा सके। संतुलित आहार को बढ़ावा देना, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध घटक सामग्री के अनुपात को पुनः समायोजित करके पशुओं को संतुलित आहार खिलाने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे उन्हें न्यूनतम लागत पर अधिक दूध मांस उत्पादन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, खनिज, विटामिन और ऊर्जा उपलब्ध हो सके। पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन रणनीतियों के माध्यम से संतुलित आहार को बढ़ावा देना, भारत पशुधन एप्लीकेशंस में अपने मवेशियों को कृत्रिम गर्भाधान पर आधारित ब्याज को पंजीकृत करने वाले किसानों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें रियायती दरों पर खनिज मिश्रण वितरित किया जाएगा। डेयरी विकास विभाग के माध्यम से चिन्हित किए गए क्रियाशील डेयरी सहकारी समिति के सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर सांद्र खली मिश्रित फीड आदि आहारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। निजी और इसमें अब निजी भागीदारी को भी सम्मिलित करने का काम कर रहे हैं। निजी भागीदारी और उद्यमता में वृद्धि करने के लिए व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूह एवं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम और इसी तरीके से और भी परिस्थितियों को करते हुए डेयरी सहकारी समितियों को आहार, खनिज मिश्रण उत्पादन के लिए उपकरण इत्यादि जैसे इनपुट पर पूंजी सब्सिडी ब्याज अनुदान दिया जाएगा। पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन कार्यक्रम से लाभ होगा, किसानों की दैनिक आय में वृद्धि होगी। सबसे खास बात, पशुओं की प्रजनन क्षमता में सुधार होगा। ब्याज के बीच की जो अवधि खाली रहती थी उसमें कमी आएगी और पशु की उत्पादकता अवधि में वृद्धि होगी। पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन
नीति कार्यक्रम में की अवधि वर्ष 2024 और 2029 तक प्रस्तावित की गई है और 5 वर्ष के पश्चात आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किया जा सकता है। इसी के साथ साथ अच्छी नस्ल की गायों में दूध की उत्पादकता बढ़े, इसके लिए हम चारा नीति लाए हैं। उत्तर प्रदेश में भू संपदा पशुधन संख्या प्रचुर संसाधन से युक्त प्रदेश है एवं पशुधन क्षेत्र में सर्वांगीण प्रगति कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 20वीं पशुगणना के अनुसार देश में कुल पशुधन संख्या का लगभग 9.87% गौवंशीय, 30.4% मैंसवंशीय, 1.31% भेड़ और 9.72% बकरी, 4.41% सूकर पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश देश में 362 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन के साथ प्रथम नंबर पर उत्तर प्रदेश है। अब बात करेंगे बहराइच से बड़ी खबर की, जहां मूसलाधार बारिश से मिट्टी की दीवार गिर गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बहराइच से, जहां पर मौसम ने करवट बदली है। मानसून की शुरुआत हुई है, जिसके बाद मूसलाधार बारिश की वजह से एक मिट्टी की दीवार गिर गई। मलबे में दबकर 2 बच्चों की मौत हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। थाना पयागपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बहराइच से, जहां पर थाना पयागपुर क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के चलते एक मिट्टी की दीवार गिर गई और इसकी चपेट में 2 बच्चे आ गए, जिनकी मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राहुल गांधी के बयान पर उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि बार बार लॉन्च करने के बाद भी राहुल गांधी अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सदन में झूठ बोला, साथ ही साथ अपने भाषण में हिंदुओं का अपमान किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि राहुल गांधी को हिंदुओं पर बयानबाजी करने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी का प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जो कल संसद में उन्होंने पहला उद्बोधन दिया है, उसमें झूठ, निराशा और तथ्यहीन बातों से भरा हुआ उनका उद्बोधन था। इतना ही नहीं, उनका अपने भाषण के दौरान आचरण भी संसदीय गरिमा के अनुरूप बिल्कुल नहीं था। लोकसभा महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी ने उस बाबत औपचारिकता बस एक भी शब्द नहीं बोला। कानपुर में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के भ्रष्टाचार के खिलाफ थाली पीटकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने उपाध्यक्ष के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर बिल्डर और भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि जल्द मामले में बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और अनाधिकृत निर्माण नहीं गिराया गया तो 12 जुलाई से कानपुर से लखनऊ मुख्यमंत्री आवास के लिए न्याय दिलाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ न्याय यात्रा शुरू करेंगे। केडीए में बिल्डर और केडीए के कर्मचारियों की साठगांठ से अनाधिकृत निर्माण हो रहा है। दिव्यांग राजेश शुक्ला की ज़मीन पर बिल्डर ने अनाधिकृत निर्माण करके फ्लैट बना लिया है। फरवरी से राजेश शुक्ला बराबर पत्रावेदन दे रहे हैं कि अनाधिकृत फ्लैट को गिराया जाए और पार्किंग की जगह खाली कराई जाए। केडीए के भ्रष्ट अधिकारी और बिल्डर की साठगांठ की वजह से वो खाली नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से आज हमको प्रदर्शन कर
और हमारे संवाददाता इब्ने हसन जैदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इब्ने, यहाँ पर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं केडीए पर, क्या कुछ आरोप उन पर लगे हैं और क्या मांग उनके द्वारा उठाई गई है? जी दिव्या, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर विकास प्राधिकरण यानी कि केडीए उसके अजब गजब ही खेल रहते हैं। वहीं आज जो है ताजा मामला राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कुमार ने, उन्हीं ने एक आरोप लगाया है कि यू ब्लॉक निराला नगर का बिल्डर शैलेंद्र मिश्रा से दिव्यांग राजेश शुक्ला का बिल्डर एग्रीमेंट हुआ था। बिल्डर ने पार्किंग की जगह पर ही 2 BHK का फ्लैट ये कहकर बना दिया कि नक्शा केडीए से पास हो गया है और सरदार गुरदीप सिंह को बेच दिया। रजिस्ट्री करने के लिए जब दिव्यांग राजेश शुक्ला ने भूतल के निर्मित फ्लैट का नक्शा मांगा तो बिल्डर ने कहा कि नक्शा पास नहीं है। राजेश शुक्ला ने टोकन मनी सरदार गुरदीप सिंह को दी, वापस कर दी। उसके बावजूद बिल्डर शैलेंद्र मिश्रा ने सरदार गुरदीप सिंह को फ्लैट में कब्जा दे दिया और रजिस्ट्री न करने पर दिव्यांग राजेश शुक्ला व उसकी पत्नी डोली शुक्ला के खिलाफ थाना किदवई नगर में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। इस तरीके से बिल्डर शैलेंद्र मिश्रा ने जो है शहर में 2 दर्जन से अधिक अपार्टमेंट में अनाधिकृत निर्माण करा रखा है। और वीरेंद्र कुमार की अगर हम बात करते हैं तो उनका कहना है कि जल्द ही मामले में बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और अनाधिकृत निर्माण नहीं गिराया गया तो 12 जुलाई से कानपुर से लखनऊ मुख्यमंत्री आवास के लिए न्याय दिलाओ भ्रष्टाचार मिटाओ न्याय यात्रा शुरू करेंगे। अब देखना यह है कि जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं कानपुर विकास प्राधिकरण की, तो वहाँ के जो जितने भी मामले हैं इस तरीके के, वो तमाम इस तरीके साठगांठ से मामले होते रहते हैं। तमाम अवैध बिल्डिंगें इसी तरीके से बनती रहती हैं। अभी बहरहाल कुछ यहाँ बिल्डिंगों पे अगर बात की जाए तो लगभग 60 बिल्डिंगें केडीए ने सील करी हैं इस तरीके की जो बन रही हैं, लेकिन इस तरीके के कारनामे अक्सर सामने आते रहते हैं। जी दिव्या जी, यहाँ पर क्या प्रशासन द्वारा इस मामले का संज्ञान लिया गया है और क्या केडीए की तरफ से कोई बयान आया है जो आरोप राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी लगा रही है उन पर? अभी तक केडीए से सामने, क्योंकि यहाँ पे वीसी है और वीसी को आना चाहिए, उपाध्यक्ष सामने आकर के बात करते हैं, लेकिन अभी तक उपाध्यक्ष का कोई बयान नहीं आया है। बहरहाल वहाँ पर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के लोग जो है ज्ञापन देकर चले गए हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि अगर 12 तारीख तक इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई तो वो कानपुर से लेके लखनऊ तक जो है पैदल यात्रा निकालेंगे मुख्यमंत्री आवास के लिए। जी बहुत शुक्रिया इब्ने जानकारी के लिए। बहराइच में सुबह से ही हो रही भारी बारिश की वजह से पूरा शहर नदी और तालाब बन चुका है। बारिश के जमा पानी ने नगर पालिका परिषद के सभी दावों की पोल खोलकर रख दी है। कुछ मोहल्लों में बिजली के बॉक्स तक पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से करंट लगने का खतरा बना हुआ है। सड़कों पर पानी भरे होने की वजह से लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर है। बताया जा रहा है कि शहर के बड़े बड़े नाले सब बारिश के पानी से चोक हो चुके हैं, जिसकी वजह से शहर का पानी निकासी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के जो भी मोहल्ले हैं वो मुख्य रूप से जो मेरे नालियाँ थी हमने उनको सभी को साफ कराया, कई बार सफाई भी कराई है। कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पे निकासी के लिए प्लॉट में या छोटे स्थल ऐसे थे जहाँ होती थी, उन प्लॉटों पर निर्माण हो गए हैं। तो ये एक मेजर समस्या आई है। इसके निदान के लिए हम लोग ऑल्टरनेटिव रास्ते भी ढूंढ रहे हैं। पंप लगा के तत्कालिक रूप से निकास भी करेंगे और कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे छोटी सी नाली बनाने के उपरांत इन समस्याओं का निदान भी हो जाएगा, तो उन चीजों को भी करा लिया जाएगा और बहुत जल्दी करा लिया जाएगा। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के मानहानि मामले में सुनवाई कर राहुल गांधी को 26 जुलाई को पेश होने को कहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी इस मामले में जमानत पर चल रहे हैं और पिछली कई पेशियों से वो अनुपस्थित चल रहे हैं, जिसके चलते अब कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब होने का अंतिम मौका दिया है। राहुल जी का मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 15 के यहाँ बयान मुलजिम हेतु नियत है। आज की कार्यवाही नियत की गई थी, परंतु जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं और आज सदन की कार्यवाही चल रही है। इस संबंध में मैंने इसी आशय का प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष दिया था कि आज न्यायालय की कार्यवाही सदन की कार्यवाही है, अगली तारीख को हम निश्चित रूप से आ जाएंगे। तो न्यायालय द्वारा 26 जुलाई 2024 तारीख नियत की गई है और मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि 26 जुलाई 2024 को राहुल जी जनपद सुल्तानपुर के न्यायालय में उपस्थित होकर के अपना बयान दर्ज कराएंगे। राहुल गांधी के मामले में पेशी होनी थी, क्या हुई? आज राहुल गांधी जी की एमपी एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेशी लगी हुई थी और वो माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आए।
उनके द्वारा एक दरखास्त दिया गया कि चूंकि सदन की कार्यवाही चल रही है और वो नेता प्रतिपक्ष हैं जिस कारण उपस्थित नहीं आ सके हैं और सदन की सूची भी उन्होंने दाखिल किया उनके अधिवक्ता द्वारा, तो जिस पर मेरे द्वारा आपत्ति की गई। मेरे आपत्ति को कंसीडर करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने 26 जुलाई की तिथि नियत किया है और ये साथ में ये भी ऑनरेबल कोर्ट द्वारा आदेश किया गया है कि यदि 26 जुलाई को नहीं उपस्थित होते हैं व्यक्तिगत रूप से तो उनके खिलाफ उत्पीड़न कार्रवाई। और राजेश जायसवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, यहाँ पर जो एमपी एमएलए कोर्ट ने अंतिम तिथि दी है, यहाँ पर अंतिम मौका दिया राहुल गांधी को पेश होने का, क्या मामला है ये पूरा और क्या वकील की तरफ से कहा गया है राहुल गांधी के? जी दिव्या जी बताना चाहेंगे दिव्या जी कि लगभग 5 वर्ष पहले सन 2018 का ये मामला है, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक बयान दिया था। इसी बयान से आज सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने यहाँ के दीवानी स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में परिवार दाखिल किया, जिससे बीते नवंबर माह में कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब भी किया था। और इस मामले में 20 फरवरी को राहुल गांधी सुल्तानपुर पहुंचे हुए थे और अपनी जमानत भी करवा ली है। वहीं इस मामले में आज सुनवाई हुई और पिछले कई पेशियों से गैर हाजिर चले राहुल गांधी पर आज अंतिम मौका दिया गया है उनको। राहुल के अधिवक्ता ने जो कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आग्रह भी किया कि वे लोकसभा में चल रही सदन की कार्रवाई में व्यस्तता के कारण चलते नहीं आ पा रहे हैं, आगामी 26 जुलाई को कोर्ट में जरूर पहुंचेंगे। क्या लग रहा है इस पूरे मामले में, क्योंकि सुनवाई हुई है, आगे क्या फैसला हो सकता है? देखिए बात करें अगर फैसले को लेकर तो करीब जो है इसका जो कई पेशी भी कर दी और जो है राहुल गांधी हाजिर नहीं हो पाए। वहीं कहीं न कहीं जो है मामला देखने को मिल रहा है कि जो है जल्द फैसला कुछ न कुछ फैसला जल्दी आने की जी। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए राजेश। और इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही।